ये क्वेश्चन है भी मास्टर बजट से रिलेटेड। मास्टर बजट मीन्स कि छोटे छोटे कई बजट्स इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन देखने में लेंथी है बट है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेशंस ही हैं सिर्फ इसमें, ध्यान से देखो ज़रा इसको। ए कंपनी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड सब असेंबलीज required for certain electronic equipments. The company envisages that in the forthcoming month, December 1998, the sales will take a pattern in the ratio of 3:4:2 respectively of the sub-assemblies ACB, MCB and DP. ये कंपनी जो है 3 तरह के फाइनल प्रोडक्ट्स बना रही है, ACB, MCB एंड DP। कंपनी सिर्फ इनको असेंबल कर रही है, मींस कंपोनेंट्स वगैरह लिए और उन कंपोनेंट्स को अटैच कर दिया और अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लिया। कंपनी ये सोच के चल रही है कि अगर MCB की 3 यूनिट्स सेल होंगी, सॉरी ACB की अगर 3 यूनिट्स सेल होंगी तो MCB की 4 यूनिट्स, DP की 2 यूनिट सेल होंगी। ये उनकी सेल्स रेशो बताई हुई है 3:4:2 रिस्पेक्टिवली ऑफ ACB, MCB एंड DP फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब इन 3 फाइनल प्रोडक्ट्स को असेंबल करने के लिए कंपनी को क्या क्या चाहिए? फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर। कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट जैसे फाइनल प्रोडक्ट ACB के बारे में बात की। ACB की 1 यूनिट को तैयार करने के लिए एक बेस बोर्ड लगेगा और उस बेस बोर्ड के ऊपर हम 3 तरह के आईसीज फिट करेंगे, 8 नंबर, 12 नंबर, 26 नंबर आईसीज। 8 नंबर आईसीज 8 लगेंगे, 12 नंबर 4 लगेंगे एंड 26 नंबर 2 लगेंगे। इसी तरह से MCB वगैरह की भी डिटेल बताइए, DP की भी डिटेल बताइए। ये आ गए उन कंपोनेंट्स की कॉस्ट। एक बेस बोर्ड है 60 रुपए का, IC 8 नंबर जो है वो एक 20 रुपए का है, 12 नंबर 12 रुपए का और 26 नंबर IC जो कॉस्ट करता है वो 8 रुपए कॉस्ट करता है। जब ये फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे तो इनका सेलिंग प्राइस होगा 520, 500 एंड 350। बट ये फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ कंपोनेंट्स लगाने से पूरा नहीं हो जाएंगे, इनके लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो 2 टाइप्स ऑफ लेबर विल बी इंगेज्ड फॉर असेंबली देयर ऑफ। ACB के लिए A ग्रेड के वर्कर 8 घंटे काम करेंगे 1 यूनिट के लिए। ACB की 1 यूनिट के लिए B ग्रेड के वर्कर 16 घंटे काम करेंगे। इन वर्कर्स को हम 5 रुपए 1 घंटे के और B ग्रेड के वर्कर को 4 रुपए 1 घंटे के हिसाब से लेबर चार्जेस पे करेंगे, तो ये उनकी लेबर कॉस्ट बन जाएगी। इसके बाद इन फाइनल प्रोडक्ट्स को ACB, MCB एंड DP को वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगेंगे? 36, 24 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। तो बेस बोर्ड, आईसीज, 2 तरह की लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये सारा लगाने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे और इस सेलिंग प्राइस के ऊपर इनको सेल किया जा सकता है। लेबरर्स वर्क 8 आवर्स ए डे फॉर 25 डेज ए मंथ। एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करेगा और एक महीने में 25 दिन काम करेगा। अब इन फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए, उन कंपोनेंट्स का कुछ स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स। ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनका एज इट इज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स एंड 2800 यूनिट्स। बेस बोर्ड हमारे पास पहले से ही 1600 पड़े हैं
और कंपोनेंट्स में से जो आईसीज हैं 8 नंबर 1200, 12 नंबर आईसी 6000 एंड 26 नंबर आईसी 4000, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। इन 3 आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं या फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो हैं 7,57,200 फॉर द मंथ एंड ए मंथली प्रॉफिट टारगेट ऑफ 12 lakhs हैज बीन सेट। कंपनी का टारगेट है कि एक महीने में हम 12 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करें अपनी फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट को मीट करने के बाद। The company is poised for a reduction of the closing inventories for December 1998 of the sub-assemblies and components by 10% in quantity as compared to the opening stocks. जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है उससे 10% लेस हमने क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 10% लेस देन द ओपनिंग स्टॉक। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने अपने बजट्स तैयार करने हैं। प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट्स फॉर दिसंबर 1998। सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू मींस एसीबी, एमसीबी एंड डीपी के कितने कितने यूनिट्स हम सेल करें ताकि एक महीने में 12 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाए, और सेल्स की टोटल वैल्यू क्या होगी। सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, कितने कितने यूनिट्स सेल करेंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, राइट। प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, जितने यूनिट्स हमने सेल करने हैं उतने हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब कुछ एडिशनल यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो कितने कितने यूनिट्स एसीबी, एमसीबी एंड डीपी के हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उनकी क्वांटिटी का बजट। इन सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए कितने कितने यूज़ होंगे, उन कंपोनेंट्स का कंपोनेंट यूसेज बजट, फिर कंपोनेंट्स का परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड इन वैल्यू, देन मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। इन सारे काम को करने के लिए हमें ए ग्रेड के वर्कर्स कितने लगाने पड़ेंगे, बी ग्रेड के वर्कर्स कितने लगाने पड़ेंगे, और उनको हम मंथली वेजेस कितने पे करेंगे, राइट। तो ये सारे का सारा हमने सारे के सारे बजट्स तैयार करने हैं। सबसे पहले देखें हम कि कंपनी का टारगेट है 12 lakhs प्रॉफिट्स अर्न करना आफ्टर मीटिंग इट्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 7,57,200। जैसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग में करते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट विल बी अवर प्रॉफिट। सेल हमें नहीं पता, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता, बट ये पता कि हमारा टारगेट है 12 lakhs पर मंथ प्रॉफिट अर्न करना है, एंड दैट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर मीटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 7,57,200। तो इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें जो कंट्रीब्यूशन चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इतना हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। ये कंट्रीब्यूशन 3 प्रोडक्ट्स के थ्रू कितना कितना आएगा वो सारा हमने कैलकुलेट करना, और सेल्स कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, राइट। सब असेंबलीज जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर एसीबी, एमसीबी एंड डीपी। इन सारे के सारे फाइनल प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस क्या है, 520, 500 एंड 350, 520, 500 एंड 350। अब इनको तैयार करने के लिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होंगे। वेरिएबल कॉस्ट विल बी ऑन अकाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स में बेसबोर्ड, IC8, IC12 एंड IC26। कंपोनेंट्स के बाद ए ग्रेड के लेबर चार्जेस, बी ग्रेड के लेबर चार्जेस, फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये सारी की सारी हमारी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो पहले हम वेरिएबल कॉस्ट की तरफ चलते हैं। एसीबी की एक यूनिट तैयार करने के लिए एक बेस बोर्ड लगेगा, एमसीबी को भी एक बेस बोर्ड लगेगा, डीपी को भी एक बेस बोर्ड ही लगेगा, और एक बेस बोर्ड जो है
वो कितने का, 60 रुपए का। तो इसका मतलब एज फार एज बेस बोर्ड्स आर कंसर्न देयर कॉस्ट विल बी 60 इन ईच केस, क्योंकि हर प्रोडक्ट को एक ही बेस बोर्ड लगना है। बेस बोर्ड के बाद आईसी 8 नंबर लगेंगे, 8 नंबर आईसी। 8 नंबर आईसी की एक यूनिट है 20 रुपए की। एसीबी को 8 यूनिट्स लगेंगे, तो 8 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, 160। 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, 40। अगेन 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, 40। तो 160, 40 एंड 40 will be the cost of IC number 8. 160, 40 and 40 for the 3 products, right? फिर इसके बाद 12 नंबर IC। एक IC जो है वो कॉस्ट करता है 12 रुपीज, तो 4 की कॉस्ट कितनी होगी, 48। एक की कॉस्ट 12, तो 10 की कॉस्ट कितनी होगी, 120। 4 की कॉस्ट कितनी होगी, 48, राइट? तो 48, 120 एंड 48, ये आ गई 12 नंबर आईसी की कॉस्ट। 48, 120 एंड 48। फिर 26 नंबर आईसीज भी लगेंगे। एक यूनिट है 8 रुपए की, तो 2 यूनिट कितने के हो गए, 16 रुपीज़ के। 6 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 48, 8 यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से 64। तो 16, 48 and 84, that will be the cost on account of ICIS 26, 16, 48 and 64। कई जगह पर हो सकता है बोलने में कोई वैल्यू गलत भी हो जाए, राइट? फॉन्ट साइज मेरे सामने काफ़ी छोटा है। चलो, ये आ गए हमारे पास कंपोनेंट्स, बेसबोर्ड एंड आईसीज। इनके बाद लेबर एम्प्लॉय करेंगे। एसीबी की एक यूनिट को ए ग्रेड के वर्कर 8 घंटे लगाएंगे और 1 घंटे की पेमेंट हम 5 रुपए के हिसाब से करेंगे। तो 8 घंटों के 5 रुपए के हिसाब से 40 रुपीज़। एमसीबी को 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटों के 5 रुपए के हिसाब से 30 रुपीज़। एंड डीपी के लिए ए ग्रेड के वर्कर की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 20। तो 40, 30 and 20, that will be the labor cost for A grade workers. अब B grade के वर्कर्स 16 hours, 12 hours and 8 hours at the rate of 4 per hour, तो it will be 64, 48 and 32, right? वेरिएबल ओवरहेड सीधे ही गिवन है हमें 36, 24, 24, तो 36, 24, 24। इनका अब हम टोटल कर लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी लगेंगे, 424, 370 एंड 288। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, which is 96, 130 and 62, 350 selling price, variable cost 288, 350 minus 288 that is 62, that is contribution per unit। अब उसने बताया था कि जो सेल होगी that will be in the ratio of 3:4:2, means ACB के 3 यूनिट, एमसीबी के 4 यूनिट, डीपी के 2 यूनिट, इस रेशो में हमारी सेल होगी। तो हमें कंट्रीब्यूशन फिर कितना मिलेगा इनके थ्रू, सेल्स रेशो इज 3:4:2। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 96, तो 3 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 130, तो 4 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 62, तो 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। इनको मल्टीप्लाई करके हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। ये टोटल कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो इस रेशो में होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन इस रेशो में होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन रेशो हमारे पास क्या बन जाएगी,
ACB, MCB एंड DP की 288, 520 एंड 124। इस तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 932। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 932 है तो उसमें ACB के थ्रू कितना आएगा? 288। ये प्रोपोर्शन आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है 19,57,200, इस टोटल कंट्रीब्यूशन को इस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। 19,57,200 इन दिस रेशो, तो ये बन गया 6,04,800, 10,92,000 एंड 2,60,400। यूनिटरी मेथड सिंपली लगेगा। 932 टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए ए का कंट्रीब्यूशन 288, 932 के लिए 288, तो 19,57,200 के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो ये आ गए हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशंस जो हमें ACB, MCB एंड DP की सेल करके मिलने चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशंस, राइट। अब एक यूनिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमें पता है 96, 130 एंड 62, 96, 130 एंड 62, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 96। तो टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 6,04,800 कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स सेल करके आएगा, यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो 6,04,800 दैट विल बी डिवाइडेड बाय 96, तो इट इज 6,300 यूनिट्स, 6,300 यूनिट्स ऑफ ACB। इसी पैटर्न पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि MCB की कितनी यूनिट्स सेल करनी पड़ेंगे। 10,92,000 डिवाइडेड बाय 130, इट विल बी 8,400 यूनिट्स। 2,60,400 डिवाइडेड बाय 62, these will be 4,200 units, right, 4,200 units। तो ये हमारे पास आ गए यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12 lakhs। अभी हमने यूनिट्स कैलकुलेट कर ली कि कितने कितने यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे। तो सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, तो सेल के यूनिट्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए, इनको यहां पर रिप्रोड्यूस कर देते हैं। सब असेंबलीज ACB, MCB एंड DP, इनके नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड 6,300, 8,400 एंड 4,200 यूनिट्स टू बी सोल्ड। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें पता पहले से 520, 500 एंड 350। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, ये आ जाएंगी हमारे पास सेल्स। तो ये बन गया हमारा सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड इन वैल्यू। तो टोटल सेल्स कितनी करनी पड़ेंगे? 89,46,000, 89,46,000 ये सेल हम अपनी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल कितनी आ जाएगी? 89,46,000। अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी पता है कितने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएंगे। तो दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। और जो वेरिएबल कॉस्ट हमने पीछे कैलकुलेट की वो कितने थे? ACB की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 424, MCB की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 370, DP की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 288। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हैं इनको हम यहाँ पर ले लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 424, 370 एंड 288 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास 69,88,800। ये वेरिएबल कॉस्ट भी हमने यहाँ पर लिख दें।
अब अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो 12 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा पर मंथ। तो 12 लाख प्रॉफिट्स पर मंथ के लिए 89,46,000 रुपीज की सेल करनी पड़ेंगी, जिनमें एसीबी, एमसीबी एंड डीपी की सेल 6300 यूनिट्स, 8400 यूनिट्स एंड 4200 यूनिट्स होगी, राइट। सेल्स बजट के बाद हमें चाहिए प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, कि हमें यूनिट्स मैन्युफैक्चर कितने करने पड़ेंगे। सेल इतने यूनिट्स करने हैं तो इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कितनी की जाए। तो प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, प्रोडक्ट्स हैं हमारे एसीबी, एमसीबी एंड डीपी। इन प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स एंड 2800 यूनिट्स। 800, 1200 एंड 2800 यूनिट्स। कुछ हम यूनिट्स और मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन इसमें ऐड कर देंगे। प्रोडक्शन ऐड करके हमारे पास आ जाएगा टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। फिर कितना क्लोजिंग स्टॉक हमने रखना है, वो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देंगे। बैलेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट्स सोल्ड। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन टोटल अवेलेबल, अवेलेबिलिटी में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स सोल्ड हमें पता है कितने हैं, दीज आर 6300, 8400 एंड 4200। और क्लोजिंग स्टॉक्स हमें कितने चाहिए, जितना ओपनिंग स्टॉक है उससे 10% कम, मींस ओपनिंग स्टॉक के 90% के इक्वल हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो 800 का 90% 720, 1200 का 90% 1080 एंड 2800 का 90% आ गया 2520 यूनिट्स। दीज आर क्लोजिंग स्टॉक्स। अब अगर एसीबी की बात की जाए, 6300 यूनिट्स सेल करके 6300 यूनिट सेल करने के बाद 720 यूनिट्स स्टॉक में भी होने चाहिए। तो इसका मतलब सेल से पहले हमारे पास कितने यूनिट्स होने चाहिए, 7020। 7020 यूनिट्स सेल से पहले होने चाहिए। इसी तरह से एमसीबी के 8400 यूनिट्स सेल करने के बाद भी 1080 यूनिट्स बच जाने चाहिए। तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी कितने की चाहिए, दैट विल बी 9480। इसी तरह से इन दोनों को भी ऐड कर दो। ये हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें से 800, 1200 एंड 2800 ये तो ओपनिंग स्टॉक ही है। तो इसका मतलब बाकी के यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगी, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आ गए 6220, 8280 एंड 3920 यूनिट्स। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। तो इतने इतने यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी। अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट के ये वाले यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपोनेंट्स कितने कितने यूज होंगे, कंपोनेंट्स कितने कितने लगेंगे। तो दैट विल बी कंपोनेंट्स यूसेज बजट इन क्वांटिटी। तो ये आ गई हमारी प्रोडक्शन को हमने ऊपर लिख दिया, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड 6220, 8280, 3920। नेक्स्ट इज कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी। कितने कंपोनेंट्स यूज होंगे, कंज्यूम होंगे। कंपोनेंट्स हैं हमारे पास बेसबोर्ड एंड आईसीज। प्रोडक्शन करनी है हमने
ये वाले बेस बोर्ड्स, हर एक यूनिट को एक बेस बोर्ड लगेगा। ये एमसीबी, ये एसीबी, ये एमसीबी एंड डीपी की यूनिट्स हैं, यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इन यूनिट्स को हर यूनिट के ऊपर एक बेस बोर्ड लगना है, सबको ही एक एक बेस बोर्ड लगना है। तो टोटल बेस बोर्ड्स कितने लग जाएंगे? 18,420, हर एक यूनिट को एक बेस बोर्ड। तो टोटल इन यूनिट्स के लिए बेस बोर्ड कितने चाहिए? 18,420 बेस बोर्ड चाहिए। बेस बोर्ड के बाद 8 नंबर के आईसीज, एक एक यूनिट को कितने लगेंगे? एसीबी की एक यूनिट को 8, एमसीबी की एक यूनिट को 2, डीपी की एक यूनिट को भी 2। तो ये पर यूनिट आ गए हमारे पास 8 नंबर आईसीज कितने कितने लगने चाहिए। एक यूनिट के लिए 8, तो 6,220 यूनिट्स के लिए कितने? तो 6,220 मल्टीप्लाइड बाय 8, 49,760। एक यूनिट के लिए 2, तो 8,280 यूनिट, 8,280 यूनिट्स के लिए कितने? एंड सो ऑन। तो ये आ गए हमारे पास आईसीज 8 नंबर के। टोटल इनका कितना बन गया? 74,160। फिर आ जाते हैं हम आईसी 12 के ऊपर। पर यूनिट 4, 10 एंड 4, तो इन यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे? 6,220 मल्टीप्लाइड बाय 4, 24,880 एंड सो ऑन। टोटल 1,23,360। 12 नंबर आईसीज क्वांटिटी है ये सिर्फ। 26 नंबर आईसीज 2, 6 एंड 8, 2, 6 एंड 8 नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने। तो टोटल आईसीज 93,480, 26 नंबर। तो ये बन गया हमारे पास कंपोनेंट यूसेज बजट, कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी। अब हमने कैलकुलेट करना है कंपोनेंट परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। कंपोनेंट्स परचेज, इन क्वांटिटी एंड इन वैल्यू। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? बेस बोर्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीज, बेस बोर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीज। इनका हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना कितना पड़ा है? 1,600 यूनिट्स, 1,200 यूनिट्स, 6,000 एंड 4,000 यूनिट्स। कुछ और परचेज करेंगे, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल या कंजम्पशन आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कंपोनेंट्स कंज्यूम कितने हुए। बट अभी हम यहाँ पर अपवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, मींस जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको फीड कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगी कि हमें कंपोनेंट्स परचेज कितने करने चाहिए। जैसे ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो बेस बोर्ड का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1,600। 8 नंबर आईसीज का स्टॉक है 1,200 यूनिट्स, 12 नंबर 6,000 यूनिट्स, 26 नंबर 4,000 यूनिट्स। दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल। क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक का जस्ट 90%, 4,000 का 90%, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक्स ओपनिंग स्टॉक से 10% कम होंगे। तो 6,000 का 10% हो गया 600, 6,000 माइनस 600, 5,400, या सीधा ही इनका 90% कैलकुलेट कर लें। 1,200 का 90%, 1,080 एंड सो ऑन।
ये आ गए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक्स। एंड कंजम्पशन इनकी कितनी होनी है, ये कंजम्पशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की, तो कंजम्पशन यहाँ पर आ जाएगी 18,420, 74,160, 1,23,360, 93,480, राइट। अब अपवर्ड कैलकुलेशन इन दोनों को ऐड कर दिया, यूनिट्स अवेलेबल बट ऑलरेडी अवेलेबल कितने हैं 1600, 1200 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारे पास कि हमें कंपोनेंट्स परचेज कितने करने चाहिए, राइट। तो ये आ गए कंपोनेंट्स टू बी परचेज्ड। अब कंपोनेंट्स टू बी परचेज्ड इनकी क्वांटिटी को इनके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू इनकी। जैसे बेसबोर्ड एक कितने का है 60 रुपए का, IC 8 कितने का 20 का, तो इनकी कॉस्ट से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैन पावर बजट। मैन पावर बजट मीन्स कि ये सारा काम करने के लिए हमें A ग्रेड के कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, B ग्रेड के कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड व्हाट विल बी द मंथली वेजेस पेबल टू दैम। सब असेंबलीज हैं हमारे पास ACB, MCB एंड DP। उनकी प्रोडक्शन हमने कितनी करनी है, यहाँ पर प्रोडक्शन हमारे पास ऑलरेडी है 6,220 यूनिट्स एंड सो ऑन, ये आ गई प्रोडक्शन। अब हम देखें कि इन यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए A ग्रेड के वर्कर्स का टाइम कितना कितना चाहिए। ACB की एक यूनिट को 8 घंटे, MCB की एक यूनिट को 6 घंटे, DP की एक यूनिट को 4 घंटे। तो आवर्स कितने कितने चाहिए एक यूनिट के लिए 8, 6 एंड 4। तो टोटल आवर्स कितने चाहिए 6,220 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8,280 मल्टीप्लाइड बाय 6। इस तरह से हमें टोटल आवर्स कितने चाहिए 1,15,120 आवर्स ऑफ ग्रेड A वर्कर्स। A ग्रेड के वर्कर्स ये सारी प्रोडक्शन करने के लिए इतने घंटे लगाएंगे, राइट। अब हम ये देखते हैं कि एक वर्कर एक महीने में कितने घंटे काम करेगा। एक वर्कर डेली 8 घंटे काम करता है तो 25 दिनों में वो कितने घंटे काम करेगा 200 आवर्स। अगर तो काम 200 आवर्स के लिए चाहिए तो उसके लिए एक वर्कर ही सफिशिएंट है। बट अगर काम 1,15,120 घंटे करना है 1,15,120 आवर्स के लिए करना है तो कितने वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। द लेबरर्स वर्क 8 hours a day for 25 days in a month means one worker for 200 hours in a month। एक वर्कर एक महीने में 200 घंटे काम करेगा। तो 200 घंटों के लिए एक वर्कर, तो 1,15,120 आवर्स के लिए कितने वर्कर्स। फॉर 200 आवर्स ओनली वन वर्कर इज रिक्वायर्ड। How many workers for 1,15,120 hours? तो 1,15,120 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गए हमारे पास राउंड ऑफ करके 576 वर्कर्स। तो 576 वर्कर्स इन नंबर A ग्रेड के हमें लगाने पड़ेंगे ताकि हम अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाए। इसी पैटर्न पर हम कैलकुलेट करेंगे B ग्रेड के वर्कर्स कितने चाहिए। उससे पहले इनके वेजेस पर वर्कर पर मंथ। अगर एक वर्कर एक महीने में 200 घंटे काम करता है, एक घंटे के हम उसको कितने पे करते हैं 5 रुपए, तो इसका मतलब ही इज अर्निंग 1,000 पर मंथ। अगर एक वर्कर के एक महीने के वेजेस 1,000 है तो 576 वर्कर्स के टोटल वेजेस कितने बनेंगे, दिस विल बी 5,76,000 per month only for A grade workers। यूनिट्स तो हमारे वही हैं
अब बी ग्रेड के वर्कर्स का टाइम 16 आवर्स, 12 आवर्स एंड 8 आवर्स। यूनिट्स को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड आ जाएंगे 2,30,240 आवर्स। एक वर्कर एक महीने में 200 घंटे काम करता है, तो 200 घंटे के लिए एक वर्कर, तो 2,30,240 आवर्स के लिए कितने वर्कर्स? 1151.2, तो ये 1152 वर्कर्स आ गए। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, जितना टाइम ए ग्रेड के वर्कर्स एक एक यूनिट को लगा रहे हैं, बी ग्रेड के वर्कर्स उससे डबल टाइम लगा रहे हैं। 8 की जगह 16 घंटे, 6 की जगह 12 घंटे, 4 की जगह 8 घंटे। तो इसका मतलब दे विल बी डबल इन नंबर। जितने ए ग्रेड के वर्कर चाहिए उससे डबल हमें बी ग्रेड के वर्कर्स चाहिए। तो दीज आर 1152 वर्कर्स। अब एक वर्कर के मंथली वेजेस कितने हैं? बी ग्रेड के वर्कर्स को हम पे करते हैं 4 रुपए एक घंटे के, एक महीने में 200 घंटे, तो इसका मतलब एक महीने के वेजेस कितने हो गए? 800 रुपीज। तो एक वर्कर के एक महीने के 800, तो 1152 वर्कर्स के एक महीने के वेजेस कितने बन गए? दीज आर 9,21,600 पर मंथ। इस तरह से हमने सारी की सारी डिटेल कैलकुलेट कर ली कि अगर आपको 12,000 पर मंथ प्रॉफिट अर्न करना है तो आप एसीबी, एमसीबी एंड डीपी के कितने कितने यूनिट्स सेल करोगे। इतने यूनिट्स सेल करने के लिए आपको प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्शन को करने के लिए आपको कंपोनेंट्स कितने चाहिए, कितने अवेलेबल हैं, कितने और चाहिए वो परचेज कर लो। और ये सारा काम करने के लिए हमें वर्कर्स कितने चाहिए और उनको मंथली वेजेस कितने पे करेंगे। तो दैट इज ए डिटेल्ड बजट, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज मास्टर बजट, राइट।